हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेक करियर एकेडमी। जैसे हमने आपको पीछे भी जो है पेपर का एनालिसिस जो है जीएस मेंस का आपका साइंस एंड टेक का बताया था, आज उसी के एक और सीरीज जो हम लेकर आए हैं वो है जीएस पेपर 1, जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज जो है वो एनालाइज करेंगे। देखिए, इस बार का जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी मेंस में जीएस 1 में हिस्ट्री का, तो वो मिक्स ट्रेंड रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको एंशिएंट का क्वेश्चन भी दिखेगा, आपको मिडिएवल का क्वेश्चन भी दिखेगा और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो है इसके अंदर क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चे जो है वो सिर्फ प्रिपेयर करते थे किसके लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ही जो है वो मेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस बार इन्होंने जो है वो एंशिएंट का और मिडिएवल को भी जो है वो बराबर का दर्जा दिया है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को आज एनालाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट ही क्वेश्चन जो था वो था एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखिए, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन आया है ये 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना होता है। तो जैसे आप सब जानते ही होंगे कि हमें हमेशा क्वेश्चन को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है लिखने से पहले, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और उसका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो हम दे सकते हैं कि हमारा एंशिएंट टाइम जो था वो कब से कब तक हम मान सकते हैं, आप ऐसा करके कुछ उसमें डाल सकते हैं। मेनली जो इसका पार्ट रहता है वो होता है बॉडी पार्ट, कि आपने बॉडी पार्ट के अंदर क्या लिखा। अब देखिए, बात हुई है किस चीज की, बात हुई है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की, कि जो एंशिएंट इंडिया था उसको कैसे डेवलप किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आप एंशिएंट इंडिया के अंदर कहां से शुरुआत कर सकते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो एंशिएंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, आपको पता है वो इंडस रिवर और जो उसकी ट्राइब्यूटरीज थी उसके आसपास बसी हुई थी। तो रिवर्स का जो योगदान रहा, क्योंकि एक लाइफ की सेटलमेंट के लिए आज भी अगर आप देखेंगे तो पानी का योगदान, वाटर का जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उस टाइम पर रिवर की ज्योग्राफिकल पार्ट आ गया, इसलिए हम उसको डाल सकते हैं कि सारी की सारी जो सिविलाइजेशंस थी वो रिवर के किनारे पर बसी हुई थी, राइट। रिवर इंडस और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं उनके किनारे पर बसी हुई थी। तो हम इस पॉइंट को इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर बता सकते हैं हमारे जो माउंटेन्स, हमारे हिमालयस है, हिमालयस क्या एक्ट करते हैं एज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर हम देखें तो वो एक बैरियर की तरह जो है वो इस्तेमाल होता है। तो वहाँ की जो सर्बिया साइड की जो कोल वेव्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाती, जिससे कि जो है वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प मिली है। मोर जो पहाड़ होते हैं, जो हिमालय हैं, वो काफ़ी रिसोर्सफुल काफ़ी हैं, तो वहाँ से हमें रिसोर्सेज भी काफ़ी मिले। तो ये भी जो है वो डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो जो हमारा लैंड रूट और सी रूट था, आपको पता होगा सिल्क रूट का आप इसके अंदर जो है वो एग्जांपल डाल सकते हैं। तो सी रूट से हम लिंक हुए, अलग अलग शहरों से हम लैंड के थ्रू लिंक हुए, अलग अलग सिटीज का आपस में लिंक हुआ, तो वो भी आप ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर डाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पासेज है, हमारे माउंटेन के अंदर पासेज है, जैसे आपको पता होगा कि इसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे की तरफ अगर हम चले, आर्यंस आए। तो आर्यंस आपको पता है आर्यंस कहाँ से आए थे इंडिया में, आर्यंस जो थे वो खाइबर पास, हिंदू कुश माउंटेन्स के अंदर जो खाइबर पास है, खाइबर पास को क्रॉस करके इंडिया के अंदर आए थे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मोरओवर जो वो क्रॉप्स उगाते थे, अब आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेनली जो है नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल प्लेन था, किसका, गंगा रिवर सिस्टम था, तो जिससे क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर अच्छी होती थी। तो ये आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है इतने अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर वहाँ पर मिलने की संभावना रहती है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका 150 वर्ड्स के हिसाब से था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर जाता है। वो क्या है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। देखिए, यहाँ पर वर्ड मेंशन कर दिया गया, ये भी 150 वर्ड्स नहीं है।
एजुकेशन और नेशनलिज्म के, अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टीचिंग्स के ऊपर उनके बारे में लिखने लग जाते हैं, तो उससे क्या है हमारे जो वर्ड है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब है ही 150 वर्ड्स का इसके अंदर, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि जैसे गांधी जी जो थे वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते थे। अगर हम डीपीएसपी भी देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और गांधीयन प्रिंसिपल्स को अगर हम पढ़ें, तो वो जो बेसिक एजुकेशन है, ठीक है, उसको प्रमोट करते थे, राइट। और वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते थे गांधी जी बात करते थे सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो गांधी जी ज्यादा बिलीव करते थे। जबकि जो टैगोर थे, गांधी जी की जो आप कह सकते हो जो सोच थी वो हमारी नेशनलिज्म के, नेशन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो टैगोर जी की अगर मैं बात करता हूं, तो टैगोर जी की जो थी वो इंटरनेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोट करते थे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से वो जो है वो सारी चीजों को देखते थे। तो इन दो पॉइंट्स को आप जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आप उसे बैलेंस बनाकर आंसर कर सकते हैं। मोर ओवर गांधी जी नॉन वायलेंस को करते थे, हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी भी सेम उसी को प्रमोट करते थे। तो दोनों जो थे गांधी जी और अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी, दोनों अलग अलग एरिया से थे। आप जानते हैं बेसिकली गांधी जी ने लॉ की हुई थी, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे लिटरेचर की फील्ड से बेसिकली थे। तो ये दोनों का अपना अपना जो था वो पर्सपेक्टिव था। वो नेशनल पर्सपेक्टिव देखते थे गांधी जी, और मेनली जो टैगोर जी थे वो इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप जो है वो डाल सकते हैं इसके अंदर, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि ब्रिंग आउट द सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी 150 वर्ड्स पे है, तो ये आपका एक तरह से ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है क्वेश्चन, और ये आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर मैं इंडिया में बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज की, तो रेलवेज इंडिया में कब आई थी, 1853 में आई थी, राइट। और तब से जो है इंडिया की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रोल जो है वो हुआ है। आज इंडिया के अंदर, मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया का आज जो डेवलपमेंट है उसमें रेलवेज का जो रोल है वो क्या रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। काफी रिमोट एरियाज हैं जो आगे आए हैं, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। नेशनलिज्म को बढ़ाने में रेलवेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। हमारे को नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है उसको कम करने में भी जो है वो रेलवेज का काफी ज्यादा योगदान रहा। तो ऐसे ही तो इंडिया का पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के अंदर, तो यूके के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने में, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने में, लेबर क्लास का वहां तक पहुंचने में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, रेलवेज का रहा है। ऐसे ही अगर हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखें, तो बहुत लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है वो वर्ल्ड का एक तरह से, तो वो जो है वो एक साइड के लोगों को दूसरी साइड के जो लोग हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के अंदर रेलवे का क्या रहा है, काफी ज्यादा रोल रहा है। तो इसमें आप माइग्रेशन को देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, इसने एनेबल की है किसको, माइग्रेशन को, क्योंकि आपको चीप लेबर चाहिए, तो चीप लेबर जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है जस्ट बिकॉज आपके पास ट्रेन जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है, राइट। तो ये तो थे जो तीन क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे आपके आए हैं 150 वर्ड्स के अंदर। अगला अगर मैं क्वेश्चन बात करूं, तो फिर ये जो है आपका एंशिएंट से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, तो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं वैदिक सोसाइटी की जो अर्ली वैदिक थी, आर्यन्स आए, तो ये लगभग 1500 से 1000 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है। तो ये पॉइंट जो है वो आप कहाँ डाल सकते हैं, ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेन फीचर्स क्या हैं वैदिक सोसाइटी के, रिलीजन के हमारे उस टाइम पर। तो वैदिक सोसाइटी में आपको पता ही है कि रिचुअलिस्टिक सोसाइटी थी, रिचुअल्स को हम फॉलो करते थे उस टाइम पर भी। हम कास्ट सिस्टम को जो है वो फॉलो करते थे। हम, आपको पता ही है कि कास्ट सिस्टम प्रिवेल हो चुका था लेटर वैदिक एज में आकर, हालांकि अर्ली वैदिक एज में नहीं था, ये लेटर वैदिक एज में आकर हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 जो थे वर्ण्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस।
ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम जो है वो लेटर वैदिक एज के अंदर आकर प्रिवेल होना शुरू हो गया था। उसके बाद आपको पता है लिटरेचर की हम बात कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस थी किसकी, वेदास, ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्होंने हमें अलग अलग चीजों के महत्व के बारे में जो है वो बताया। फिर इनके उपवेद भी थे, धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद। तो आयुर्वेद जैसे ने हमारे को मेडिसिन के साथ जो है वो काफी ज्यादा कनेक्ट किया। उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हो कि कंसेप्ट था उस टाइम पे धर्मा का, ठीक है। जैसे आश्रम वगैरह थे, हर बंदे को अपना आश्रम फॉलो करना होता था, मेनली ब्राह्मण्स को और क्षत्रियस को। कौन कौन सा, ब्रह्मचार्य, राइट, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद क्या था, संन्यास। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट भी था। पैट्रियार्की जो थी वो काफी ज्यादा प्रिवेल कर रही थी। तो अब इसका ये तो था जो पहला पार्ट था, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। सेकंड, अगर इसका इसी का पार्ट अगर देखेंगे तो डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, क्या वो फीचर्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में? तो ऑब्वियसली काफी जो है वो समानताएं हैं। जैसे कास्ट सिस्टम आप देखिए आज भी काफी ज्यादा जो है वो प्रिवेल कर रहा है। अगर हम इंटीरियर ऑफ इंडिया के अंदर जाएंगे, आप किसी स्टेट का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन किसी भी आप इंटीरियर स्टेट्स के अंदर जाएंगे तो कास्ट सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा जो है वो प्रिवेल कर रहा है। दूसरा, उनका जो रिचुअल्स है, आज भी हम जो है वो रिचुअल्स, उन्हीं रिचुअल्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे यज्ञ हो गया, है ना, तो ऐसे करके यज्ञ आज भी हम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो धर्म है, आज भी हम धर्म को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। मोर ओवर अगर आप देखेंगे वेदास को भी हम आज फॉलो करते हैं। हमारा ओल्डेस्ट वेदा जैसे अभी हमने बात की, ऋग्वेद, और उसके बाद पैट्रियार्की। तो ये जो पैट्रियार्की है आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही है। तो पहले आपने वो फीचर्स देने के बाद आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये 250 वर्ड्स का है तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी ज्यादा दी है। इसके अलावा अगला जो लास्ट क्वेश्चन इसमें रहा है वो है कि व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। तो जो सल्तनत पीरियड था, अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो सल्तनत पीरियड में आपको पता होगा कि सल्तनत पीरियड के अंदर बेसिकली क्या था कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया था। हमारे इंडिया की आर्किटेक्चर में इंपैक्ट आया था किसका, इस्लामिक आर्किटेक्चर का। हम अगर मीडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी मीडिएवल हिस्ट्री बेसिकली शुरू होती है कमिंग ऑफ मुस्लिम्स टू इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में पहले आर्क्स और डोम्स नहीं होते थे, तो इनके आने के बाद हमने यूज करना शुरू किया किसे, आर्क्स को और डोम्स को। इन्हीं के सल्तनत पीरियड के अंदर ही हमारे वो खोज हुई किसकी, काफी जो हमारे मटेरियल थे जैसे जिप्सम, लाइम, इनका काफी ज्यादा जो है वो योगदान हमारे में रहा। उसके बाद एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्शियन व्हील जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ किसके टाइम पर, इन्हीं के टाइम पर वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये तो जो थी वो थी कि क्या मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे। आप अपनी तरफ से 2-3 और भी ऐड कर सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, इसी का जो अगला पार्ट है कि हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी पे उन चेंजेस का क्या फर्क पड़ा। तो आपको पता ही है कि ये जब चेंजेस हमारे पास आए तो इन्होंने एक तरह से क्या किया, पॉलिटिकल यूनिटी हमारे अंदर लेकर आई है। हम सब जो है वो इन सारी चीजों से एक दूसरे के साथ जुड़े। दूसरा, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर इन्फ्यूजन हुआ। किसका इन्फ्यूजन हुआ, ये इन्फ्यूजन हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चर का या इस्लाम का। हमारे तो आप कह सकते हैं कि कल्चरल फ्यूजन जो है वो हमारे बीच में आया। अब एग्रीकल्चर का जो पर्शियन व्हील आया, पर्शियन व्हील आने से क्या हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर की जो एडवांसमेंट थी वो काफी ज्यादा होनी शुरू हुई। हम सेल्फ रिलायंट बनते चले गए किसके अंदर, फूड, जो हमारा क्रॉप्स के अंदर हम जो है वो सेल्फ रिलायंट बनते चले गए। मोर ओवर सिल्वर कॉइन्स जो है वो आपको पता होगा कि जो इल्तुतमिश था उसने 2 तरह के कॉइन्स को इश्यू किया था। एक जो था वो था जित्तल और एक क्या था, एक था हमारा टका। तो ये जो सिल्वर कॉइन्स, टकास का आगे जाकर जैसे जो बाकी क्या है अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, उन्होंने जो वो सैलरी देते थे वो टकास में ही देते थे। तो
यहाँ पर क्या हो गया, सैलरी जो है, सैलरी एक बेस बन गया और वो सैलरी आपको किस में मिलेगी, एज अ फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो इसका काफी ज्यादा जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। तो ये आप काफी ज्यादा इसको आसानी से इसको 250 क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है हाउ। ये देखिए अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इसको मुश्किल भी बनाया जा सकता है अगर हमारी सोच ही अलग हो जाए तो फिर, लेकिन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, एंड हर क्वेश्चन के आप देखेंगे दो पार्ट्स हैं, तो हमें दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहला इसका पार्ट जो है वो है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया। दूसरा पार्ट, एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पांस टू द कॉलोनियल ऑपरेशन, ठीक है, जो उनको दबाव बनाया गया ट्राइबल के ऊपर उसका। तो ये दो पार्ट्स में हमने क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, यानी कि आप क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि 125 वर्ड्स एक को और 125 वर्ड्स एक को। बैलेंस अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपको अच्छे नंबर जो है वो मिलेंगे। तो इसका अगर मैं बात करता हूँ कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा कॉलोनियल रूल का ट्राइबल्स पे। सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी उनकी छीन ली गई। ट्राइबल्स पहले क्या थे, सॉवरेन थे, उनके पास अपनी ऑटोनॉमी थी, तो उनके वो चीज छीन ली गई थी जिससे उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, पहले जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स की अपनी लैंड होती थी, उनके रिसोर्सेज और वो सब कुछ उनका होता था, उनके पास ही सब कुछ होता था, उसका राइट होता था रादर। लेकिन इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ कि ये जो रिसोर्सेज थे उनको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और हम क्या कह सकते हैं कि जो उनकी ट्राइबल्स की अगर आप आज में देखेंगे तो काफी हद तक जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो काफी अलग होती हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर क्या किया, उनकी डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया, किसको, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया। मोर ओवर, जब एक जगह से आप रिसोर्सेज निकाल रहे हैं तो वहां पर जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस जो है वहां से कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट थे, जैसे पता है आपको कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो टूट जाता है। वही केस क्या हुआ कि अगला जो पार्ट बनता है हमारा, ये तो सारा था कि इम्पैक्ट, अगला जो बनता है कि इसका ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट हमने क्लास के अंदर वगैरह ये सारे कुछ करवाए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो इसमें जितने भी आप रिवोल्ट्स लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि बिरसा रिवोल्ट आप लिख सकते हैं, आप संथाल रिवोल्ट लिख सकते हैं, आप तमार रिवोल्ट लिख सकते हैं, अलग अलग रिवोल्ट्स के बारे में आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मोर ओवर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये फिर ट्राइबल्स जब वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हुए ट्राइबल्स, तो उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाई किसके अंदर, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी, हमारी इंडिया की जो फ्रीडम के लिए हम नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, तो उसके अंदर भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिली, किसे, इंडिया को, जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसके अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं और आप देखेंगे इसमें एंशिएंट भी कवर है, इसके अंदर मिडिएवल भी कवर है और इसके अंदर मॉडर्न भी कवर है। तो ये एक मिला जुला पेपर था इससे रिलेटेड। तो होपफुली ये जो एनालाइज है ये आपको काम आएगा और जल्द ही हम जो है वो जीएस पेपर 2 का एनालिसिस भी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।